हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा विद स्टडी। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के 3 महत्वपूर्ण स्रोत हैं: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण। सबसे पहले बात आती है कि पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के लिए पुरातात्विक स्रोत सर्वाधिक प्रामाणिक हैं। सबसे ज़्यादा प्रामाणिक कैसे हैं? क्योंकि इसमें जो भी चीज़ मिलती है वो ओरिजिनल होती है बिल्कुल। इनमें मुख्यतः खुदाई में निकली सामग्री, अभिलेख, सिक्के, स्मारक, ताम्रपत्र, भवन, मूर्तियाँ, चित्रकारी आदि आते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना, जो सर्वेक्षण विभाग है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1861 में की गई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में। 1902 ईस्वी में जॉन मार्शल के द्वारा इसका पुनर्गठन हुआ। 1902 में जॉन मार्शल द्वारा इसका पुनर्गठन हुआ। अभिलेख, सबसे पहले बात आती है अभिलेख। अभिलेख होते क्या हैं? अभिलेख जो पत्थरों पे जो लेख लिखवाए जाते थे उनको हम क्या बोलते हैं? अभिलेख। अभिलेखों के अध्ययन को पूरा लेख शास्त्र कहते हैं। भारत में अधिकतर अभिलेख शिलाओं, स्तंभों, गुहाओं, दीवारों, प्रतिमाओं, ताम्रपत्र और सिक्कों पर खुदे हुए मिले हैं। और जो सबसे प्राचीन अभिलेख है वो कहाँ पे मिला हमें? मध्य एशिया के बोगजकोई नामक स्थान से 1400 ईसा पूर्व का मिला है। इसमें वैदिक देवताओं मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं। यह हिटाइट और मितानी राजाओं के बीच संधि पत्र अभिलेख है जिसमें इन देवताओं को साक्षी माना गया है। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के माने जाते हैं जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। लेकिन जो कुछ विद्वानों का मानना है कि बस्ती, जो कि उत्तर प्रदेश में, कुछ विद्वानों ने बस्ती उत्तर प्रदेश में प्राप्त पिपरा कलश लेख और अजमेर में प्राप्त बडली अभिलेख को अशोक से भी पहले का बताया है। चंद्रगुप्त मौर्य के सोगोरा व मास्तान अभिलेख भी अशोक से पहले के हैं। किंतु अभिलेखों की जो नियमित परंपरा है वो कब से शुरू हुई है? वो अशोक के टाइम पीरियड से ही शुरू हुई है। फिर ये नोट है, जो अशोक के अभिलेखों का विस्तृत विवरण मौर्य काल की इकाई में दिया गया है। अब बात आती है, सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि प्रारंभिक अभिलेख वो कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में है। प्रथम संस्कृत अभिलेख सक्षत्र रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। जो पहला संस्कृत भाषा में जो अभिलेख मिला है वो किसका है? रुद्रदामन का है, जूनागढ़ अभिलेख। यह संस्कृत भाषा में सबसे बड़ा अभिलेख है और यह 2री सदी ईस्वी का है। सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा के मोहरों पर मिलते हैं किंतु इन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। नेक्स्ट पॉइंट है, मिस्र में अल अमरना नामक स्थान से कुछ मिट्टी की मोहरें मिली हैं जिनमें बेबीलोनियाई नरेशों के नाम हैं: अर्तमन्य, अर्जवीय, यशदत, स्तुन आदि। ये नाम वैदिक से लगते हैं। गुप्त और गुप्तोत्तर काल के अधिकांश अभिलेख संस्कृत में लिखे गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, राजा मिनेंडर के अभिलेख खरोष्टी लिपि व प्राकृत भाषा में है। वैसनगर जो कहाँ पे है? विदिशा मध्य प्रदेश से। जो यूनानी राजदूत हेलियोडोरस का गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है, वहाँ से किसका मिला है? एक यूनानी राजदूत हेलियोडोरस का। ठीक है। इस सरकारी अभिलेख से 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में भागवत धर्म के विकास की जानकारी मिलती है। इसमें ब्राह्मी व प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। मध्य प्रदेश के एरन से वराह प्रतिमा पर हुनराज तोरमान का लेख मिला है। कहाँ से मिला है? मध्य प्रदेश के एरन से। किसका? वराह प्रतिमा पर हुनराज तोरमान का। भारत में सबसे अधिक अभिलेख जो मिले हैं वो किसके मिले हैं? मैसूर कर्नाटक में मिले हैं। पर्सिपोलिस, नक्श ए रुस्तम और बेस्तून अभिलेखों से पता चलता है कि ईरानी सम्राट दारा ने सिंधु नदी घाटी पर अधिकार किया था। दारा से प्रभावित होकर ही मौर्य सम्राट अशोक ने अभिलेख जारी करवाए थे। यानी कि किससे अभिप्रेरित थे?
मौर्य सम्राट अशोक, तो वे किससे प्रभावित थे, तो दारा से। अशोक के मास्की, गुजरा, निठुर व उदयगोलम अभिलेखों में अशोक का नाम मिलता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि ऐसे कौन कौन से अभिलेख हैं जिसमें अशोक का नाम मिलता है, तो कौन से हैं, मास्की, गुजरा, निठुर और उदयगोलम। अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। केवल पश्चिमोत्तर में शहबाजगढ़ी व मानसेरा अभिलेख, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, खरोष्टी लिपि में है। तक्षशिला व लघुभान से अरेमाइक लिपि में। कंधमार के पास सरेकुना में यूनानी तथा अरेमाइक लिपि में लिखा द्विभाषी अभिलेख मिला है। एरगुडी कर्नूल आंध्र प्रदेश अभिलेख खरोष्टी व ब्राह्मी दोनों लिपियों में है। इसे बोस्टोफेडन शैली कहा जाता है। बोस्टोफेडन शैली क्या होती है कि जिसमें क्रम से दाएं से बाएं तथा बाएं से दाएं लिखा जाता है। खरोष्टी लिपि ईरान में प्रचलित अरेमाइक लिपि से विकसित हुई है। जो खरोष्टी लिपि है वो कहाँ से विकसित हुई है, तो ईरान में जो अरेमाइक लिपि थी वहाँ से। अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत है। अशोक के अभिलेख की सबसे पहले खोज 1750 ईस्वी में टिफिन थेलर ने की और 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों की ब्राह्मी लिपि पढ़ी। इसके लिए ब्राह्मी व ग्रीक द्विभाषी अभिलेखों की मदद ली। फिर बात आती है सिक्के। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। भारत के आरंभिक सिक्के आहत सिक्के, पंचमार्क सिक्के हैं जो लेख रहित हैं। जो पंचमार्क सिक्के हैं उन पर लेख नहीं लिखे गए हैं, तो यानी कि वो लेख रहित हैं। और कौन से टाइम पीरियड के हैं, ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं। ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत मुद्रा कहते हैं। इन पर मछली, पहाड़, पेड़, हाथी, अरचंदर, सांड आदि चिन्ह पंच करके ठप्पा लगाकर बनाए जाते हैं। ये सिक्के अधिकतर चांदी के बने होते थे। धातु से बने सिक्के 5वीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पहले के नहीं मिले हैं। जो हमें धातु के सिक्के मिले हैं वे 5वीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद के, उससे पहले के हमें अभी नहीं मिले हैं। सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने 1835 ईस्वी में इन सिक्कों को आहत सिक्कों का नाम दिया गया। पंचमार्क सिक्कों का विस्तृत अध्ययन व इनकी व्याख्या E.J. रेप्सन ने की। अब ये नीचे एक सारणी दी हुई है जिसमें प्राचीन भारत के जो कुछ प्रमुख अभिलेख हैं उनके बारे में विवरण दिया गया है। सबसे पहले है हाथी गुम्फा अभिलेख, जिसमें भारतवर्ष की जानकारी हमें मिलती है। ये कहाँ से मिला है, हमें उदयगिरी से मिला है। उदयगिरी पहाड़ी से उड़ीसा में है जो। खारवेल इसका शासक रहा उस टाइम का, और इसके विषय में खारवेल के शासन की घटनाओं का क्रमिक वर्णन दिया गया है। और ये बिना तिथि वाला अभिलेख है, यानी कि इस पर कोई भी तिथि नहीं दी गई है। नंबर 2 है जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख। ये कहाँ का है, गुजरात का है। और रुद्रदामन उस टाइम के शासक हैं और उज्जैन का शक क्षत्रप था। ये रुद्रदामन का विवरण व गिरनार को सुदर्शन झील का वर्णन है इसमें। नासिक गुआलेख 3rd है जो नासिक से मिला है हमें, महाराष्ट्र से, यानी कि किस वंश का है, सातवाहन वंश का है। गौतमी, बलसरी और वासिष्ठी पुत्र पुलुमावी का वर्णन है इसके अंदर। गौतमी पुत्र सातकर्णी की सैनिक सफलताओं व अन्य कार्यों के बारे में इसमें बताया गया है। फिर अगला जो पॉइंट है वो है नानाघाट अभिलेख, महाराष्ट्र में है ये। नागनी का 7वां शासक सातकर्णी। सातकर्णी प्रथम के शासनकाल की जानकारी हमें इस अभिलेख में मिलती है। इसकी जो प्रथम की पत्नी थी उसके बारे में इसमें बताया गया है। नंबर 5 है जो प्रयाग स्तंभ लेख है। ये कहाँ से है, उत्तर प्रदेश से। उस टाइम का शासक कौन है, समुद्रगुप्त। प्रयाग स्तंभ लेख, समुद्रगुप्त की विजय व नीतियों का पूरा विवेचन चंपू शैली यानी कि गद्य व पद शैली का मिश्रण। चंपू शैली क्या होती है, जिसमें गद्य भी लिखे गए हैं और पद भी लिखे गए हैं, ठीक है। नंबर 6 है मंदसौर अभिलेख, मध्य प्रदेश में। यशोधर्मन, मालव नरेश, यशोधर्मन की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन है इसमें। ऐहोल अभिलेख, मध्य प्रदेश, पुलकेशिन द्वितीय के टाइम पीरियड का है ये। हर्ष पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का विवरण इसमें दिया गया है। अगला है ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख मध्य प्रदेश के मिहिर भोज शासक के टाइम का है और इसमें गुज्जर और प्रतिहार शासकों की जानकारी दी गई है। जूनागढ़ अभिलेख
ये भी गुजरात का है। स्कंदगुप्त इस टाइम का शासक रहे हैं। स्कंदगुप्त का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और प्रथम अभिलेख है जिसमें हूणों को पराजित करने व सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण का वर्णन है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। भीतरी स्तंभलेख गाजीपुर उत्तर प्रदेश में स्कंदगुप्त के बारे में है ये जो अभिलेख है, और इसमें पुष्यमित्रों का और हूणों के साथ युद्ध का वर्णन है। अगला है उत्तर मेरूर अभिलेख, तमिलनाडु में है ये। प्रांत तक प्रथम चोल शासक रहे हैं और सब शासन की जानकारी प्राप्त होती है। 919 ईस्वी व 921 ईस्वी के दो अभिलेखों से चोल काल में जो इनका स्थानीय शासन रहा है उसके बारे में हमें इस अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। अगला है मेहरौली अभिलेख जो कहाँ पर है, दिल्ली में। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त शासक था। जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, चंद्रगुप्त द्वितीय की सैनिक विजयों की जानकारी हमें इस अभिलेख से मिलती है। अगला है बिलसद अभिलेख, कुमारगुप्त प्रथम गुप्त शासक। कुमारगुप्त का प्रथम अभिलेख जिसमें कुमारगुप्त तक गुप्त शासकों की वंशावली की प्राप्ति होती है। अयोध्या अभिलेख उत्तर प्रदेश में है। ये भी जो शासक रहा उस टाइम का कौन है, धनदेव। पुष्यमित्र शुंग का अयोध्या का राज्यपाल था कौन, धनदेव। ठीक है। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञों का वर्णन। अगला है जो ये रह गया था एक पॉइंट कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सिक्कों के निर्माण पर राज्य के नियंत्रण कायम हुआ। किसके टाइम पर, चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है। और इससे पूर्व के सिक्कों के निर्माण पर, जो इससे पहले के सिक्के थे उन पर राज्य के नियंत्रण नहीं था। मौर्य काल से पूर्व सिक्के मुख्यतः व्यापारिक संगठनों, श्रेणी, निगम आदि द्वारा बनाए जाते थे। वैशाली में श्रेणियों द्वारा निर्मित पंचमार्क सिक्के मिले हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में टकसाल का उल्लेख हुआ है। और मौर्य काल में मुद्रा व टकसाल का अध्यक्ष कौन होता था, लक्षणाध्यक्ष कहलाता था, जबकि रूपदर्शक नामक अधिकारी मुद्रा का प्रशिक्षण करता था। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो टकसाल का अध्यक्ष होता था वो कौन होता था, लक्षणाध्यक्ष, और जो मुद्रा की जांच पड़ताल करता था तो वो कौन होता था, रूपदर्शक। सबसे ज़्यादा आहत सिक्के मौर्यकालीन हैं। प्रारंभ से लेकर मौर्य काल तक सर्वाधिक आहत सिक्के पूर्वी उत्तर प्रदेश व बिहार से मिले हैं। ग्रीक प्रभाव के कारण भारत में लेख वाले सिक्कों का प्रचलन हुआ है। भारत में सर्वप्रथम लेख युक्त सोने के सिक्के इंडो ग्रीक शासकों ने जारी किए। बृहद स्तर पर कुषाणों ने सोने के सिक्के चलाए। वह भारत में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्त शासकों ने चलाई। कुषाण शासकों में विम कडफिसेस ने सर्वप्रथम विशुद्ध सोने के सिक्के चलाए। सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल के मिलते हैं जो शीशे, पोटीन, तांबा, चांदी, कांसे व सोने के हैं। शीशे व पोटीन के सिक्के सातवाहन शासकों ने चलाए। इंडो ग्रीक शासकों ने भारत में पहली बार सिक्कों पर शासकों के नाम, देवी देवताओं की आकृतियाँ और लेख वाले सिक्के चलाने की प्रथा शुरू की। इंडो ग्रीक शासकों ने द्विभाषिक और द्विलिपिक लेख वाले सिक्के चलाए जिनकी सहायता से 1837 ईस्वी में खरोष्टी लिपि को पढ़ा जा सका। फिर है गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल के सिक्कों का प्रचलन बहुत कम हो गया। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे वीणा बजाता दिखाया गया जिससे उसका संगीत प्रेम प्रकट होता है और संगीत प्रेम प्रकट होता है और जिससे यह पता चलता था कि वो संगीत प्रेमी था। सातवाहन शासक यक्षरी सातकर्णी के सिक्कों पर जलपोत उत्कीर्ण होने से उसका समुद्र प्रेम व समुद्र विजय का अनुमान लगाया जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त शासकों में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलवाए। तो चांदी के सिक्के किसने चलवाए थे? सबसे पहले चंद्रगुप्त द्वितीय ने। उसने पश्चिम भारत में शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर शकों के सिक्कों को ही पुनः प्रचलित करवाया। ये चांदी के सिक्के व्याघ्र शैली के हैं। गुप्त काल में सोने के सिक्कों को दिनार तथा चांदी के सिक्कों को रूपक कहते हैं। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने के बाद गांगेयदेव कलचुरी ने उन्हें उत्तर भारत में पुनः प्रारंभ करवाया। गांगेयदेव के सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति अंकित है और गुप्त काल में सामान्य लेन देन में कौड़ियों का प्रयोग होता था। जोगला थंबी मुद्रा भांड की मुद्राओं से गौतमी पुत्र सातकर्णी द्वारा शक क्षयराज शासक नहपान को पराजित
करने का साक्ष्य मिलता है। अभिलेख व सिक्कों के अतिरिक्त मूर्तियों, स्मारकों, भवनों, मंदिरों, गुफा चित्रों आदि से भी प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। जो प्राचीन काल में जो मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल से प्रारंभ होता है। कुषाण काल की गांधार कला पर विदेशी प्रभाव है, जबकि मथुरा कला कैसी है, स्वदेशी है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सी कला है जो विदेशी है और कौन सी है जो स्वदेशी है। सैदवकालीन मूरों से उनकी धार्मिक अवस्थाओं का ज्ञान होता है। यहाँ तक थे हमारे पुरातात्विक स्रोत। आगे जो है हमारे वे हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत दो प्रकार के हैं, एक तो धार्मिक साहित्य और दूसरा हमारा लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में क्या आते हैं, ब्राह्मण व ब्राह्मणेतर साहित्य शामिल हैं। ब्राह्मण साहित्य में वेद, उपनिषद, महाकाव्य, पुराण, स्मृति ग्रंथ आदि आते हैं और ब्राह्मणेतर साहित्य में बौद्ध व जैन साहित्य की रचना शामिल है। लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनियाँ, साहित्यिक रचनाएं आदि शामिल हैं। आगे ये सारणी दी हुई है जिसमें वेद कराने वाले जो वेद हैं उसमें जो यज्ञ कराने वाले पुरोहित होते थे उनको अलग अलग वेद में अलग अलग नाम से बुलाया जाता था और उनके क्या क्या कार्य होते थे। जैसे सबसे पहले है ऋग्वेद, जो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद का जो यज्ञ कराने वाले पुरोहित होते थे उसे होता या होत्र कहा जाता था। देवताओं को यज्ञ में बुलाना और ऋचाओं का पाठ करते हुए देवों की स्तुति करना। अगला है यजुर्वेद। यजुर्वेद में जो होता था वो होता था अर्धर्व्यो, जो याज्ञिक कर्मकांडों का समुचित अनुष्ठान और रीत करता था। नेक्स्ट है सामवेद। सामवेद में जो होता था वो होता था उद्गाता। उद्गाता ऋचाओं का सस्वर गायन करना। और अथर्ववेद में जो ब्रह्म होता था जो यज्ञ का पूरा निरीक्षण करना तथा तीनों अन्य पुरोहितों के यज्ञ संपादन का निरीक्षण भी करता था। यह सर्वोच्च पुरोहित था। आगे है ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में सबसे पहले आते हैं वेद। वेदों की संख्या कितनी है, 4, जो अभी हमने पढ़ा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चारों वेदों का सम्मिलित रूप जो होता है वो संहिता कहलाता है। श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, श्रुति। ऋग्वेद के कुल 10 मंडल व 1028 सूक्त हैं। इसमें 1017 सूक्त व 11 बालखिल्य सूक्त हैं जो कि हस्तलिखित प्रतिलिपियों में परिशिष्ट के रूप में है। बालखिल्य सूक्त 8वें मंडल में है। ऋग का शाब्दिक अर्थ क्या है, छंदों और चरणों का युक्त मंत्र। ऋग्वेद की जो रचना का टाइम पीरियड है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। फिर बात आती है ऋग्वेद। ऋग्वेद में कौन कौन से जो ब्राह्मण हैं वे कौन से हैं, आरण्यक कौन से हैं और उपनिषद कौन से हैं। ऋग्वेद में है ऐत्रेय और महिदास, कौशितकी, संखायन। आरण्यक में है ऐत्रेय और कौशितकी और उपनिषद हैं ऐत्रेय और कौशितकी, सेम। सामवेद में पंचविश, षड्विश और जैमिनी। छांदोग्य और जैमिनी है जो है आरण्यक है और छांदोग्य, जैमिनी और कैन उपनिषद है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद है जो उसमें है शतपथ और वृहदारण्यक आरण्यक है और वृहदारण्यक इस दोनों क्या हैं, उपनिषद है। और केसर यजुर्वेद में है जो वे हैं तैत्तिरीय और तैत्तिरीय ही आरण्यक है और कठोपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद है। अथर्ववेद में जो है वे है गोपत, कोई आरण्यक नहीं है, कोई भी आरण्यक नहीं है। यह ऐसा कौन सा वेद है, अथर्ववेद है। और इसमें जो उपनिषद है मुंडक, मांडुक्य और पर्सन। अब सबसे मेन पॉइंट है कि जो ऋग्वेद का पहला व 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया था, कि जो ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल था वो सबसे बाद में जोड़ा गया। और ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं, 5 शाखाएं हैं, शाकल, वास्कल, आशुलायन, सांखायन तथा मांडुक्य। इनमें से वर्तमान में शाकल संहिता ही उपलब्ध है। ऋग्वेद में शाकल पाठ के कुल 1017 सूक्त हैं। ऋग्वेद के सभी मंडलों में अलग अलग ऋषि रचयिता हैं। जो दूसरा मंडल है, दूसरा मंडल द्वितीय मंडल है उसके रचयिता कौन है, गर्षद भार्गव है। तृतीय मंडल है उसके विश्वामित्र हैं।
चतुर्थ मंडल है उसके वामदेव अंगिरस हैं, पंचम मंडल के अत्रि और छठे के भारद्वाज भंगिरस और सातवें के वशिष्ठ। ऋग्वेद के दूसरे में सातवें मंडल को वंश मंडल भी कहा जाता है। दूसरे से सातवें मंडल को यानी कि सेकंड से लेकर और 7 तक जो है उनको किस नाम से जाना जाता है? वंश मंडल के नाम से। तथा वंश मंडल को ही सबसे ज़्यादा प्रामाणिक है। ये वंश मंडल अग्नि की स्तुति से प्रारंभ होते हैं, इसके बाद इंद्र तथा विष्णुदेव के मंत्र गाए जाते हैं। ऋग्वेद का पहला मंडल अंगिरा ऋषि को व 8वां मंडल कन्नव ऋषि को समर्पित है। ऋग्वेद का जो नया मंडल है वो सोम को समर्पित है। ऋग्वेद के दूसरे मंडल में इंद्र की स्तुति, तीसरे मंडल में विष्णु, अग्नि आदि की स्तुति व 7वें मंडल में पुष्ण की स्तुति की गई है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में प्रसिद्ध देवी सूक्त है जिसमें सवितर की उपासना गायत्री के रूप में की गई है। ये गायत्री मंत्र है। पृथ्वी सूक्त तथा गायत्री मंत्र दोनों किस में हैं? ऋग्वेद में हैं। आत्मा के आवागमन व निर्गुण ब्रह्मा का सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है वो भी ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि उपनिषदों में आत्मा व ब्रह्मा को विशद व्याख्या की गई है। ऋग्वेद के जो चतुर्थ मंडल में 3 मंत्रों की रचना 3 राजाओं ने की। ये 3 राजा हैं त्रासदसु, अजमेर और पुरमेड। लोपामुद्रा, घोषा, सची, पोलोमी व काकसावर्ती नामक जो 5 स्त्रियां हैं उन्होंने ऋग्वेद की रचना की। ऋग्वेद में पाठ होता नामक पुरोहित करते थे। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हैं, ऐत्रेय और कौशितकी, और 2 उपनिषद हैं वो भी ऐत्रेय और कौशितकी। ऋग्वेद में उषा, अदिति, सूर्य आदि देवताओं का भी उल्लेख है। ऋग्वेद के एक मंत्र में रुद्र शिव को त्र्यंबक कहा गया है। ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख नहीं है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख है या नहीं है, तो ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख नहीं है। लक्ष्मी का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में हुआ है और लक्ष्मी देवताओं की जो उपासना है उसके मंत्रों द्वारा स्थापित करके यज्ञ बलि अर्पित करके की जाती है। स्तुति पाठ पर अधिक जोर था। ऋग्वेदिक लोग अपने देवताओं से संतान, पशु, अन्न व आरोग्य आदि पाने के लिए उपासना करते थे। ऋग्वेद में इंद्र अग्नि का स्तंभों वाले महल में निवास करते का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 95वें सूक्त में पुरुरवा, एल तथा उर्वशी का संवाद है। ऋग्वेद के केसी सूक्त में कुछ जैन तीर्थंकरों के नाम मिलते हैं। ऋग्वेद के मंडूक सूक्त में सोमरस निकालने की प्रक्रिया का वर्णन है तथा ऋग्वेदिक शिक्षा पद्धति की झलक मिलती है। ऋग्वेद में धूत क्रीड़ा का वर्णन है। ऋग्वेद के 2 छंदों में 4 समुद्रों का उल्लेख है। ये हैं अपर, पूर्ण, सरस्वत और शरणावत। आगे है श्यामवेद। श्यामवेद का अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ है गान। ठीक है। इसमें 75 सूक्तों को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद से लिए गए हैं। ये सूक्त गाने योग्य हैं। सामवेद भारतीय संगीत शास्त्र पर प्राचीनतम पुस्तक है। इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। सामवेद के 3 पाठ हैं। गुजरात की कोथुम संहिता, कर्नाटक की जैमिनीय संहिता और महाराष्ट्र की रायनीय संहिता। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सामवेद का प्रथम दृष्टा वेदव्यास की शिष्य जैमिनी को माना जाता है। सामवेद में मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र हैं। सामवेद के तांडव ब्राह्मण में सरस्वती नदी के प्रकट व विलुप्त होने का विवरण है। यानी कि जो सरस्वती नदी है उसके प्रकट होने का भी और उसके खत्म होने का भी, विलुप्त होने का भी विवरण हमें किस में मिलता है? सामवेद में मिलता है। कौन से ब्राह्मण में? तांडव ब्राह्मण में। ठीक है। आगे है यजुर्वेद। यजुर्वेद गद व पद दोनों में लिखा गया है। यह कर्मकांड प्रधान था। इसमें यज्ञ संबंधी सूक्तों का संग्रह है। इसके 2 भाग हैं, स्कल यजुर्वेद एवं कर्सन यजुर्वेद। स्कल यजुर्वेद को वाजसेन संहिता भी कहा जाता है क्योंकि वाजसेन के पुत्र याज्ञवल्क्य इसके दृष्टा थे। तो कौन थे इसके दृष्टा? वाजसेन के पुत्र याज्ञवल्क्य। ठीक है। यजुर्वेद को 5 शाखाओं में विभाजित किया गया है। काठक, कपिस्टल,
मैत्रायणी, तैत्तिरीय, वाजस्नेयी। वाजस्नेयी यजुर्वेद 2 शाखाओं में विभाजित है, मध्यान्ह और कण्व। प्रथम 4 कर्षण यजुर्वेद से तथा वाजस्नेयी संहिता शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। शुक्ल यजुर्वेद है उसका अंतिम अध्याय ईशोपनिषद है। तो शुक्ल का जो अंतिम जो लास्ट अध्याय है वो कौन सा है? ईशोपनिषद है। कर्षण यजुर्वेद गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है, जबकि शुक्ल यजुर्वेद में केवल मंत्र हैं। शुक्ल यजुर्वेद को ही अधिकांश विद्वान असली यजुर्वेद मानते हैं। ऋग्वेद, सामवेद व यजुर्वेद को त्रयी कहा जाता है। यजु का अर्थ यज्ञ होता है। मैत्री संहिता भी यजुर्वेद से संबंधित है। आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अथर्ववेद। इसकी रचना है सबसे बाद में हुई, इसे त्रयी से बाहर रखा गया है। अथर्ववेद में जादू, टोना, तंत्र मंत्र संबंधी जानकारी है। इसमें औषधि विज्ञान तथा लौकिक जीवन के बारे में जानकारी है। अथर्ववेद के 2 पाठ उपलब्ध हैं, शौनकीय, पेपलादी। इनमें शौनक शाखा अधिक प्रामाणिक है। अथर्ववेद में मगध और अंग जैसे पूर्वी क्षेत्रों का उल्लेख है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। अथर्ववेद में आर्य एवं अनार्य विचारों का समन्वय मिलता है। अथर्ववेद में ब्रह्म ज्ञान के विषय में जानकारी मिलती है। इसका वाचन ब्रह्मा नामक पुरोहित करता था, अतः इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता था। अथर्वा नामक ऋषि इसके प्रथम दृष्टा थे, अतः उन्हीं के नाम पर इसे अथर्ववेद कहा जाता है। इसके दूसरे दृष्टा अंगिरिस ऋषि के नाम पर इसे अथर्वाणी ग्रंथ वेद भी कहा जाता है। थैंक यू गाइस, आज के लिए बस इतना ही, और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।